Hello everyone. So today date is 21st February and 2024. We are going to solve some neat questions, ठीक है, of thrice subject that is physics, chemistry and bio as well. Start करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. A conductor of 3 meter in length is moving. एक कंडक्टर जो है जिसकी लेंथ 3 मीटर की है मूव कर रहा है परपेंडिकुलरली. जो मैग्नेटिक फील्ड है 10⁻³ टेस्ला की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलरली वो मूव कर रहा है. कितनी स्पीड के साथ? 10⁻² मीटर पर सेकेंड के साथ. देन जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस वो कितना होगा वो यहाँ पे हमसे पूछा गया. हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है. बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ एक फॉर्मूले का क्वेश्चन है. कैसे? फॉर्मूला E इज इक्वल टू BVL. सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है. आपके पास यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है हमारे पास? मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, हमारे पास स्पीड गिवन है और लेंथ भी कंडक्टर की गिवन है. तीनों वैल्यूज को पुट करेंगे 0.3 वोल्ट. आंसर सो इजी. ना इसकी कैलकुलेशन मुश्किल है और ना ये क्वेश्चन. 0.3 वोल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्क्वेयर कंडक्टिंग लूप है. स्क्वायर कंडक्टिंग लूप जिसकी साइड L है और रेजिस्टेंस R जो है मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ राइट एंगल पे टू वन ऑफ द साइड्स इन इट्स, उसके खुद के प्लेन में. ऑन अप्लाइंग, उसके ऊपर जब हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे उसके राइट एंगल पे टू इट्स प्लेन एज शोन इन द फिगर, जो इंड्यूस्ड करंट होगा लूप में वो कितना होगा ये पूछा गया है. यहाँ पे आपको दिख नहीं पा रहा होगा, एक डायग्राम बना हुआ है जो कि यहाँ पे कट गया है. जैसे यहाँ पे जो है एक स्क्वेयर है, स्क्वेयर जो कि वी वेलोसिटी के साथ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है. 4 ऑप्शन गिवन. एक 0, सेकंड BL/V/R एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, थर्ड हमारे पास है यही सेम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और फोर्थ हमारे पास है 2BL/V/R इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. यहाँ पे 2 लग गया. करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट 0 होगा. देखो जब एक लूप जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो जो नेट ईएमएफ प्रोड्यूस होती है क्रॉस वायर वो हमेशा 0 होती है. इस पॉइंट को आप रट लेना. जब भी कोई लूप आपको दिया हो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसकी नेट ईएमएफ का वहां पे जिक्र हो तो हमेशा याद रखोगे जो नेट ईएमएफ प्रोड्यूस होती है उस वायर के अक्रॉस हमेशा 0 होती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? तो पता होगा वीबर होती है. वीबर पर मीटर स्क्वायर नहीं होती, यहाँ कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं. और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? वीबर. यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वीबर, याद रखना आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इन वीबर लिंक्ड है क्लोज्ड सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम के साथ जो कि टाइम के साथ वेरी कर रहा है सेकंड्स में. एज हमारे पास इक्वेशन दे रखी है फ्लक्स की इज इक्वल टू 5t² - 4t+1. इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इस सर्किट में टाइम 0.2 सेकेंड पे कितनी होगी? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव ईएमएफ फोर्स यहाँ पे हमें बतानी है सर्किट की टाइम 0.2 सेकेंड पे. बहुत ईजी क्वेश्चन है. एक फॉर्मूला E इज इक्वल टू -d∅/dt. ये फॉर्मूला होगा यहाँ पे. ये मैं निकालनी है सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है. इज इक्वल टू इसकी इक्वेशन कितनी है? -10t, 5 2 10 -10t -4. ठीक है, क्योंकि t कॉमन. सो वी कैन से E यानी टाइम 2 सेकेंड पे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -10 इंटू टाइम कितना है 0.2 -4. सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा 2 वोल्ट. ऑप्शन यहाँ पे नहीं है हमारे पास, मतलब कट गया है क्योंकि पिक्स इसमें छोटी आती है हमारे पास. ठीक है, लैपटॉप से जब हम लेते हैं तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे इसका क्या आएगा? 2 वोल्ट आएगा. अगर इस कंसेप्ट की आपको जानकारी चाहिए तो आप अपनी क्लास 12th की फिजिक्स की एनसीईआरटी में पेज नंबर 210 पे चेक कर सकते हो ये फॉर्मूला. ठीक है, 210 पेज नंबर पे क्लास 12th फिजिक्स का. नेक्स्ट है हमारे पास 27th क्वेश्चन. 2 आइडेंटिकल थिन बार मैग्नेट है और ईच ऑफ लेंथ L और दोनों की लेंथ L है. पोल स्ट्रेंथ दोनों की M है और राइट एंगल एक दूसरे से राइट एंगल पे रखे गए हैं जो विद नॉर्थ पोल ऑफ वन, जो एक का नॉर्थ पोल है वो दूसरे के साउथ पोल को टच कर रहा है. मैग्नेटिक मूवमेंट जो है सिस्टम का कितना होगा? यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है. ml, दूसरा 2ml, थर्ड हमारे पास √2ml एंड फोर्थ वी हैव 1/2ml. ये हमारे पास ऑप्शन गिवन है. ये भी हमारे पास एक इजी क्वेश्चन आया है, इसको अभी मैं सोल्व करके बताती हूँ. 2 बार मैग्नेट है, ऐसे राइट एंगल पे है. एक का जो नॉर्थ है वो दूसरे के साउथ को टच कर रहा है. राइट, ऐसे यहाँ पे इसको टच कर रहा है ये मान लो. तो ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा.
और इसका साइड वाले का इसका नीचे मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। सो जो एम नेट होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू √2m। दो हमारे पास है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, √2m, यानी इज इक्वल टू √2 इंटू ml। जो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू एल लेंथ होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यानी पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ ये फॉर्मूला होता है बेसिकली। तो √2ml जो है करेक्ट ऑप्शन, यानी थर्ड ऑप्शन। एग्जैक्ट ऐसे याद भी रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कोयल ऑफ एन टर्न्स। ए कोयल जो है जिसकी एन टर्न्स है और उसका मीन क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए, रोटेट कर रहा है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ अबाउट एन एक्सिस, एक एक्सिस के अबाउट, एट राइट एंगल पे टू यूनिफॉर्म, जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसके कंटेक्स्ट में। इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी ई इन द कोयल विल बी, इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ओमेगा दे रखा था तो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला है इसका बेसिकली। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 12th फिजिक्स पेज नंबर 224, यू कैन चेक देयर, वहां पे ये फॉर्मूला आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब। गिवन फिगर रिप्रेजेंट अ मटेरियल विच इज, ये क्या, पैरा, डाया, या फिर तीसरा हमारे पास क्या होता है, फेरो, या इनमें से कोई भी नहीं, ये ऑप्शन हमारे पास गिवन है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको पता है, ये डायमैग्नेटिक का होता है। ठीक है, एग्जैक्ट ऐसे याद रखो, डायमैग्नेटिक का होता है। और तीनों का अगर आप चाहते हो पढ़ना तो 192 पेज नंबर ऑफ क्लास 12th फिजिक्स, वहां पे आप फेरो, डाया और इसके अपना पैरा के बारे में, पैरामैग्नेटिक मैग्नेट के बारे में वहां पे आप जाके स्टडी कर सकते हो एक बार। एक गैल्वेनोमीटर 100 ओम रेजिस्टेंस का गिव्स फुल स्केल, वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है जब 10 माइक्रो एम्पियर का करंट हम उसमें से पास करा देंगे। टू कन्वर्ट इट इनटू, इसको 10 एम्पियर रेंज एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो रेजिस्टेंस होगा, शंट रेजिस्टेंस ऑफ शंट रिक्वायर्ड विल बी, कितनी रेजिस्टेंस ऑफ शंट रिक्वायर्ड होगी वो पूछा गया है। चार ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। खैर हम अपना डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फॉर्मूला ये होता है इसका, जब शंट के केस में पूछा जाए, S इज इक्वल टू आई जी, यानी आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। आई जी हमारे पास कितना गिवन है, 10, सॉरी आई जी कितना है हमारे पास 100, इसका 100 आएगा इंटू 0.2 माइक्रो एम्पियर, ये आ गया जी हमारे पास आ गया कैलकुलेटर का 100। आई जी कितना आएगा, ये 10 माइक्रो एम्पियर, इसको माइक्रो एम्पियर से एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 0.01 आ जाएगा, समथिंग 0.01 अपॉन आई माइनस आई जी। आई कितना है यहाँ पे 10 है, 10 एम्पियर ये, और इंटू आई जी यानी गैल्वेनोमीटर का करंट कितना 0.01। सोल्व करेंगे 1/0 इज इक्वल टू 0.1 ओम आंसर आ जाएगा, यानी कि ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, इसका थर्ड होगा। एनसीईआरटी ऑफ क्लास 12th फिजिक्स पेज नंबर 163, पूरा टॉपिक वहाँ पे है, पढ़ लेना। ठीक है, पेज नंबर 163 ऑफ क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, एक एमीटर जो है फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है जब 1 एम्पियर का करंट उसके अंदर से हम पास कराते हैं उसको, हाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। टू कन्वर्ट इट इनटू, उसको 10 एम्पियर रेंज एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए रेशियो बताना उसके रेजिस्टेंस का और शंट रेजिस्टेंस का कितना होना चाहिए। देखो S इज इक्वल टू वही सेम फॉर्मूला, आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी, ये फॉर्मूला भी पीछे हम करके आए हैं। सो वी कैन से जी अपॉन एस, ये शंट रेजिस्टेंस हो जाता है, आई माइनस आई जी एस होता है। ठीक है, सो इज इक्वल टू जी क्या होगा, आई माइनस आई जी अपॉन एस आई जी, यानी कि 10⁻1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 9/1, यानी कि 9:1। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे इसका हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड। 100 माइक्रो एम्पियर का करंट जो है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है एक 2 ओम रेजिस्टेंस के गैल्वेनोमीटर में। दोबारा सुनना, 100 माइक्रो एम्पियर का करंट जो है फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है एक 2 ओम रेजिस्टेंस के गैल्वेनोमीटर में। रेजिस्टेंस जो कि कनेक्टेड होगी उस गैल्वेनोमीटर के साथ, टू कन्वर्ट उसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, टू मेजर 5 वोल्ट मेजर करने के लिए इस कितना होगा रेजिस्टेंस कनेक्टेड बतानी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालनी है। फॉर्मूला होता है हमारे पास रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन आई जी माइनस जी, वोल्ट मीटर अपॉन करंट, ठीक है, गैल्वेनोमीटर माइनस गैल्वेनोमीटर की जो भी वैल्यू दे रखी है, यानी कि हम लिख सकते हैं 5 अपॉन, यहाँ पे आई जी कितना है 100 अपॉन 10⁻3, ठीक है, ये रहा
माइनस में 2 सोल्व करेंगे आ जाएगा 48 ओम, यानी कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे थर्ड हमारे पास आएगा 48 ओम, ये आएगा करेक्ट आंसर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ये भी सेम उसी टॉपिक का, यानी कि 164 पेज नंबर जो है क्लास 12th की फिजिक्स का, वहां पे जाके आप इस पूरे टॉपिक की स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वोल्टमीटर हैज अ रेजिस्टेंस, एक वोल्टमीटर है जिसके पास रेजिस्टेंस कितनी है जी ओम्स, और रेंज कितनी है उसकी वी वोल्ट की। वैल्यू जो है रेजिस्टेंस की जो सीरीज में यूज की गई, इसको कन्वर्ट करने के लिए एक वोल्टमीटर में कितनी रेंज के एन वी वोल्ट्स इज, तो कितना आएगा, क्या आएगा, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बतानी इसमें। सपोज करो, देखो इसको थोड़ा सोल्व करके देखेंगे। सपोज करो कि जो रेजिस्टेंस आर है वो सीरीज में कनेक्टेड है वोल्टमीटर के साथ, जैसे कि यहाँ पे मैं बना के दिखा देती हूँ। ये रेजिस्टेंस है, ये आई जी यानी करंट है, और ये ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है। ये यहां से यहां तक इसकी क्या है, वोल्टमीटर हो गई, और ये यहां से n-1 इंटू वी ये हमारे पास होगी, ठीक है, और ये बीच में एन वी हो गया, ये हमारे पास है। ओम्स लॉ के अनुसार क्या होता है, आई जी इंटू रजिस्टेंस इज इक्वल टू n-1 इंटू वी, ये होगा हमारे पास, यानी कि आर को बाहर ले लेंगे, आई जी को अंदर, n-1 इंटू जी, जहाँ पे आपको पता है जी की वैल्यू क्या होती है, जी वी अपॉन जी होती है, तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड वन, n-1 इंटू जी। एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 164। अगेन मैंने आपको बताया अभी हमारे पास ये इससे रिलेटेड रेजिस्टेंस एमीटर वोल्टमीटर से रिलेटेड कंसेप्ट चल रहे हैं, और वो एक ही चैप्टर में है, पेज नंबर 7 के साथ मैं आपको बता रही हूँ, आप वहां से जो है इसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो एक बार, ठीक है। एक सोलिनोइड जो है 1.5 मीटर लेंथ का, 4 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है, पोजेस करता है 10 टर्न पर सेंटीमीटर की, पर सेंटीमीटर 10 टर्न को वो पोजेस करता है। करंट कितना 5 एम्पियर का फ्लो कर रहा है उसके थ्रू। मैग्नेटिक इंडक्शन एट एक्सिस इनसाइड द सोलिनोइड, तो यहाँ पे क्या बताना है, मैग्नेटिक इंडक्शन बताना है, एक्सिस के ऊपर सोलिनोइड के अंदर कितना मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, ये यहाँ पे हमसे पूछा गया है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास है 4 पाई इंटू 10⁻⁻2 गोस, and fourth option we have is 2 pi into 10⁻⁻5 goes। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, B इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई, ये फॉर्मूला होता है आपको पता होगा, तो यहाँ पे म्यू नोट यानी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है इसकी, इंटू में एन कितना दे रखा है 5, इंटू करंट 1000, सो सोल्व करने पर आएगा 2 पाई इंटू 10⁻³ टेस्ला। यहाँ पे अगर यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे आप इसको क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते थे, मतलब कि ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट कर सकते थे। आपको पता होगा जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो टेस्ला में मेजर किया जाता है, यानी कि गोस वाले तो दोनों ऑप्शन गलत हो जाने थे, फर्स्ट और सेकंड में आपको कंफ्यूजन रहनी थी, वो भी यहाँ पे पावर में, यानी कि इसके सॉल्यूशन में ऑब्वियसली यहाँ पे आप इजीली इसको सोल्व कर सकते थे। 7 यहाँ पे 3 0 थी, इसमें से आप माइनस कर दो 3 को, ठीक है, यहाँ पे बच गया हमारे पास 4, उसके बाद यहाँ पे 4 यानी 1 उसका, यानी कि यहाँ पे हमारे पास आ जाना था कितना 3, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसके अनुसार आप इसको इसके सॉल्यूशन में इसको सोल्व करने में गलती ना करें। 2 पाई यहाँ पे 2 से 2 कट गया था, यानी कि 2 पाई इंटू 10⁻³ टेस्ला इज द करेक्ट ऑप्शन। इन द रिएक्शन, जो हमें रिएक्शन दे रखी है CH3CHO प्लस HCN गिव्स X, एक कायरल सेंटर इंट्रोड्यूस किया गया, प्रोडक्ट X बताना है इसमें क्या होगा, क्या है प्रोडक्ट X, इसकी वैल्यू पूछी गई है यहाँ पे। देखो ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ HCN और CH3CHO की रिएक्शन के दौरान एक कायरल कार्बन जो है सिंथेसाइज हुआ। कायरल कार्बन का मतलब होता है जो बीच में होता है, ठीक है, सबके लिए कॉमन कार्बन जो होता है वो सिंथेसाइज हुआ। जो अटैक होता है साइनाइड का यानी कि CN नेगेटिव का,
ऑन द फ्लैट, जो एल्डिहाइड का मोलिक्यूल होगा, फ्लैट एल्डिहाइड का मोलिक्यूल कैन अकर फ्रॉम, वो दोनों साइड से हो सकते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा वो रेशमिक होगा, यानी कि दोनों साइड से हो रहा, तो क्या होगा, रेशमिक प्रोडक्ट होगा। अब अगर आपको इस टॉपिक पूरा देखो, ये तो हर चीज इंटरलिंक होती है आपस में बहुत, ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बहुत कुछ होगा इसमें रिलेटेड, इंटर रिलेटेड, ठीक है, इसके जो है रेलिवेंट चैप्टर टॉपिक्स वगैरह। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, आप क्लास 11th की केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में पेज नंबर 240 पर इस टॉपिक को चेक कर सकते हो, पेज नंबर 240 पर। नेक्स्ट हमारे पास है 58th क्वेश्चन, नहीं है पर इसके अनुसार है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, यहाँ पे कौन सी होगी, यहाँ पे एक स्टेटमेंट मिसिंग है जो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अभी। चार स्टेटमेंट है। पहली, फेलिंग सॉल्यूशन का यूज किया जाता है ग्लूकोज के डिटेक्शन में, बिल्कुल ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन का यूज किया जाता है इसमें। NaSO3 इज यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, बिल्कुल ठीक है। FeCl3 यूज किया जाता है फिनोल्स की डिटेक्शन में, बिल्कुल ठीक है। ये चीजें याद रखनी होती है कि कौन सा किसके डिटेक्शन में यूज होता है, याद रखने की कह रही हूँ, बेसिकली समझा तो नहीं जा सकता, इसमें पता नहीं क्या से क्या होता है, तो आप इसको याद रखोगे तो फायदा रहेगा। नेक्स्ट है, टोलेंस रिएजेंट जो है उसका यूज किया जाता है डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन कंपाउंड्स, ये हमारे पास फोर्थ स्टेटमेंट इसकी गलत है। देखो, टोलेंस रिएजेंट का यूज इज नॉट यूज फॉर, ये अनसैचुरेशन के डिटेक्शन में काम नहीं आता, बट यूज फॉर डिस्टिंक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, मतलब कि एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। और दूसरा, टर्मिनल एल्काइंस जो होते हैं फ्रॉम नॉन टर्मिनल, मतलब कि टर्मिनल एल्काइंस को ये नॉन टर्मिनल एल्काइन से भी अलग कर सकता है, उसमें उसका डिस्टिंक्शन भी दे सकता है। चेक करना चाहो तो क्लास 11th एनसीईआरटी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक चैप्टर पेज नंबर 236, पेज नंबर 236 चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज थर्मली मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, CH3, COCH2, C डबल बॉन्ड OH, COCH2, यहाँ पे एक CH2 एक्स्ट्रा आ गया, इसकी वजह से इसका इफेक्ट कम हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ये जो है प्राइमरी, ये हमारे पास करेक्ट होगा। देखो, ये ज्यादा थर्मली स्टेबल होता है, पेज नंबर 241 ऑफ क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां पे आप इसको चेक कर सकते हो इस कंसेप्ट को, बाकी इसको याद रखेंगे। प्राइमरी कार्बोक्सिलिक एसिड ये ज्यादा स्टेबल, थर्मली मोस्ट अनस्टेबल, सॉरी स्टेबल कह रही हूँ मैं, मोस्ट अनस्टेबल होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे CH2 बहुत सारे, और ये तो इसका ये COCOH ये अपना ठीक स्टेबल है, ये CH2 दो है, इसमें एक ही है, यानी कि इसमें आप समझ सकते हो बैरियर कम है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसका फर्स्ट आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रोपेनामाइड रिएक्ट करता है ब्रोमीन के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड, तब कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है। चार ऑप्शन है, प्रोपाइल अल्कोहल, दूसरा इथाइल अल्कोहल, तीसरा इथाइल अमाइन, चौथा प्रोपाइल अमाइन, ये चार ऑप्शन हमारे पास है। ऑप्शन देखो, मेरा मतलब यहाँ पे हम अब इसको सोल्व करके देखेंगे, क्या दे रखा है, प्रोपेनामाइड, यानी कि CH3 CH2 CONH2, यहाँ पे हमारे पास है ब्रोमीन की प्रेजेंस में या फिर QH की प्रेजेंस में, एंड NaOH, यहाँ पे QH या NaOH दोनों कोई भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो CH3 एज इट इज CH2, यहाँ पे आ जाएगा NH2, यानी कि इथाइल अमाइन बनेगा, इथाइल अमाइन, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्लास 11th एनसीईआरटी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 228 पेज नंबर, वहां पे आप इसको चेक कर सकते हो इस टॉपिक को, 228। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोपियोनल एल्डिहाइड विद डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन गिव्स, ट्रीटमेंट किसका, प्रोपियोनल एल्डिहाइड का डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है गिव्स क्या देता है, इसको करके देखेंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, C डबल बॉन्ड O, H प्लस H, CH3 CHO, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में,
क्या देगा ये हमें, CH3 CH2 CHOH CH3 CHO, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका थर्ड आएगा। एज इट इज़ आप इसको याद भी रख सकते हो। क्लास 11th NCERT ऑफ केमिस्ट्री पेज नंबर 229, चेक कर सकते हो आप वहाँ पे इसको। मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड टुवर्ड्स फॉर्मेशन, साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन के टुवर्ड्स जो मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड होगा ऑन ट्रीटमेंट विद KCN फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन इज, एसिडिफिकेशन के बाद जो बनता है वो कौन सा होगा। फर्स्ट ऑप्शन पैरा नाइट्रोबेंजील्डिहाइड, सेकंड पैरा हाइड्रोक्सीबेंजीहाइड, तीसरा बेंजील्डिहाइड और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका क्या है, फिनाइल एसिड एल्डिहाइड। यानी कि देखो अब यहाँ पे इसको करके देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट आएगा हमारा, हालांकि इसका मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन की तरफ KCN के ट्रीटमेंट के साथ फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन पैरा नाइट्रोबेंजील्डिहाइड होता है। देखो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेचर ऑफ NO2 का आपको पता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर होता है। जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है ऑन द कार्बन एटम ऑफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप इन पैरा नाइट्रो बेंजील्डिहाइड इंक्रीजेस, वो इंक्रीज हो जाता है एंड बिकम्स more susceptible to what, nucleophilic attack by the cyanide ion। रिपीट करती हूँ क्या लिखा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर किसका, NO2 के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के कारण जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है उसके कार्बन एटम पर इन ऑफ द C कार्बन डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन ग्रुप इन पैरा नाइट्रोबेंजील्डिहाइड, वो बढ़ जाता है और वो ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए बाय द किसके द्वारा, साइनाइड आयन के द्वारा। अच्छा इसके बारे में बता देती हूँ कहाँ पे आप इसको देख सकते हो इस टॉपिक को NCERT में, 11th क्लास के NCERT में पेज नंबर 251 पे जो है ये टॉपिक आपको दे रखा है। टू कन्वर्ट 2-ब्यूटेनोन इनटू प्रोपेनोइक एसिड इज, 2-ब्यूटेनोन को प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए मतलब कि कौन सा रिएजेंट वगैरह का यूज किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास है थर्ड, आयोडीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर H नेगेटिव आयन। ये आपको याद रखना है एज इट इज। ये आप पता है मैं क्या कह रही हूँ कि मतलब कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है सारी रिएक्शन आप एक साथ लिखें, वहाँ पे उनके रिएजेंट जितना अभी क्वेश्चंस वगैरह हम करते हैं तो पता चलता है कि रिएजेंट ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन से रिएजेंट की प्रेजेंस में ये बन गया ये बन गया। तो यहाँ पे रिएजेंट देखो, रिएक्शंस तो बहुत सारी हैं, रिएक्शन कितनी हम याद रख सकते हैं और कितनी समझ सकते हैं, मुश्किल होता है काफ़ी सारी चीज़ समझना भी और याद रखना भी, मतलब बड़ी बड़ी रिएक्शंस को। तो बेटर है कि थोड़ा सा इससे आइडिया लगा लिया जाए कि इस रिएजेंट के प्रेजेंस में ये बनेगा। तो 2-ब्यूटेनोन को प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है तो उसमें ये, और फिर ऑप्शन हम देखते हैं एक बार थोड़ा सा तो क्लिक होता ही है माइंड में कि हाँ थोड़ा सा ये हमने 10-15 बार याद किया था, तो ये ऑप्शन होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आयोडीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H नेगेटिव होता है 2-ब्यूटेनोन को जो प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। न्यू NCERT में क्लास 11th की जो केमिस्ट्री है पेज नंबर 229 पे आप इसे चेक कर सकते हो वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ मिक्सचर ऑफ, एक मिक्सचर बेंजील्डिहाइड का और फॉर्मेल्डिहाइड का ऑन हीटिंग मतलब उसको हीट देने के बाद एक्वेसियस NaOH के सॉल्यूशन के साथ गिव्स, वो क्या देता है ये पूछा गया है। बेंजाइल अल्कोहल एंड सोडियम फॉर्मेट, बिल्कुल ठीक है फर्स्ट ऑप्शन इसका। देखो ये क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन होती है, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन यानी कि C6H5 CHO प्लस HCHO, ये हमारे पास बेंजील्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ
OH, it gives what C6H5CH2OH plus HC डबल बॉन्ड HCOONA, यानी कि क्या होगा, बेंजाइल अल्कोहल ये हो गया, और साथ में सोडियम यानी HCOONA यानी सोडियम फॉर्मेट, ये हमारे पास आता है, और ये क्रॉस के निजारो रिएक्शन इसको हम बोलते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, इसका फर्स्ट आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन रिडक्शन, रिडक्शन के बाद कौन सा इनमें से विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यील्ड्स अ सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन को यील्ड करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन रिडक्शन, रिडक्शन के बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ यील्ड्स अ सेकेंडरी अमाइन। तो चार ऑप्शन है, नाइट्रोइथेन, दूसरा है मिथाइल आइसोसाइनाइड, तीसरा एसिटामाइड, और चौथा है मिथाइल साइनाइड। कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। इसको मैं आपको थोड़ा सा करके बता देती हूँ। आइसोसाइनाइड्स ऑन रिडक्शन, आइसोसाइनाइड जो होते हैं रिडक्शन के बाद क्या देते हैं, एक सेकेंडरी अमाइन देते हैं, दैट इज मिथाइल आइसोसाइनाइड गिव्स NN डाइमिथाइल अमाइन। देखो मैं रिएक्शन के तरीके से आपको करके बताती हूँ। CH3NC प्लस 4 हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड गिव CH3NHCH3, ये आएगा। 11th क्लास के एनसीईआरटी में 265 पेज नंबर पर सेम रिएक्शन आप चेक कर सकते हो। तो इनमें से कौन सा जो है रिडक्शन के बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएजेंट जो दे रखा है एक सेकेंडरी अमाइन को यील्ड करेगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट टाइम प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन, प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन में जो फॉर्मेशन होती है पेप्टाइड बॉन्ड की दो अमाइनो एसिड के बीच में इज कैटलाइज्ड बाय, यहाँ प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन की बात करी जा रही है यहाँ पे। उसमें ट्रांसलेशन क्या होता है, सबसे पहले समझो, जो mRNA से प्रोटीन में कन्वर्ट होने का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन में जो फॉर्मेशन होती है पेप्टाइड बॉन्ड की, ऑब्वियसली दो अमाइनो एसिड के बीच में जो दो अमाइनो एसिड है वो एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ही जुड़े होते हैं। इस कैटलाइज्ड बाय, किसके द्वारा वो कैटलाइज्ड होती है, ये पूछा गया है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास होता है राइबोजाइम, ऐसे याद रखोगे इसको। देखो 23SR RNA जो होता है RNA, हाँ, बैक्टीरिया में इज द एंजाइम, वो एंजाइम होता है यानी कि राइबोजाइम, जो एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। क्लास 12 की बायोलॉजी के पेज नंबर 99 पे ये लाइन दे रखी है, वहां पे आप इसको चेक कर सकते हो। 99 पेज नंबर पे लाइन एनसीईआरटी की। नेक्स्ट एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है टीआरएनए का, वो कौन सा होता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर पूछा गया कैसा होता है इसका। करेक्ट ऑप्शन है इन्वर्टेड एल शेप्ड। ये भी आपका जो है 98 पेज नंबर पे, क्लास 12 बायोलॉजी का 98 पेज नंबर पे लाइन दे रखी है। देखो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है टीआरएनए का हैज बीन डिपिक्टेड, मतलब कि दैट लुक्स, मतलब वो एक क्लोवर लीफ का जैसा दिखता है, ठीक है। कौन सा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, आप समझोगे कि एनसीईआरटी में ये भी दे रखा है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है क्लोवर लीफ लाइक के जैसा डिपिक्ट होता है, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तब वो जो टीआरएनए होता है वो एक कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल होता है जो कि इन्वर्टेड एल शेप का दिखता है, इन्वर्टेड एल शेप ऐसे, ठीक है, काइंड ऑफ। तो ये जो है याद रखोगे, एक्चुअल दे रखा है, सेकेंडरी दे रखा होता है यहाँ पे, तो आप क्लोवर लीफ लाइक बोलते हैं। एक्चुअल दे रखा है इन्वर्टेड एल शेप, पेज नंबर 99 ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी। ये एनसीईआरटी की लाइन आप वहां पे चेक कर सकते हो। इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो प्रमोटर होता है वो लोकेटेड किसके टुवार्ड्स लोकेटेड होता है, ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है उसमें जो प्रमोटर होता है उसका तो वो किस साइड लोकेटेड होता है, कौन सी स्ट्रैंड के साइड, ये पूछा गया है। तो देखो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, 5' एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, जो कोडिंग स्ट्रैंड होती है उसके 5' एंड की तरफ। देखो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो बाइंड करता है किसके साथ, बाइंड्स टू द प्रमोटर,
प्रमोटर के साथ वो बाइंडिंग करता है, प्रमोटर रीजन जो होता है ना डीएनए के, उसके साथ ये बाइंडिंग कर लेता है। उसके बाद विच इज लोकेटेड, जो कहाँ पे लोकेटेड होता है, विच इज लोकेटेड ऑन द 5' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, जो कि कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड के ऊपर सिचुएटेड होता है। दिस इज द साइट, ये वो साइट होती है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन यानी कि स्टार्टिंग जहाँ से होती है ट्रांसक्रिप्शन की, तो ये वो साइट होती है। एनसीईआरटी की बुक में क्लास 12 की बायोलॉजी में 92 पेज नंबर पे आप इसे चेक कर सकते हो। मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर है, 92 पेज नंबर, वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस दे रखा है, वहाँ पे ये लाइन दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मॉलिक्यूल जो कि एक्ट करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल शुड, क्या ऐसी प्रॉपर्टी वो उसको एग्जिबिट करनी चाहिए कि उसको हम जो है एज अ जेनेटिक मटेरियल बोल सके। एक मॉलिक्यूल जो एक्ट करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल शुड, क्या होना चाहिए उसके पास ऐसा, ये पूछा गया। तो देखो, प्रोवाइड स्कोप फॉर रैपिड चेंजेस, नहीं। ये क्या है, हाँ, बी अनेबल टू जनरेट इट्स एप्लीका, मतलब यानी मल्टीप्लीकेशन, नहीं। फंक्शन एज अ कैटलिस्ट, नहीं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, केमिकली लेस रिएक्टिव और स्ट्रक्चरली, यहाँ पे अच्छा नहीं रखा, स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल। अब देखो मैं रीजन देती हूँ। एक मॉलिक्यूल जो कि एक्ट करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल शुड केमिकली तो वो लेस रिएक्टिव होना चाहिए और स्ट्रक्चरली वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। दैट इज क्रूशियल फॉर प्रिजर्विंग एंड पासिंग। क्यों है ये स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल वाला क्राइटेरिया, क्यों है ये, क्या मतलब हुआ इसका, ये इंश्योर करता है, इज क्रूशियल फॉर प्रिजर्विंग, मतलब कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो पास होती है, ठीक है, ऑफ पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के पास। तो अगर उसका स्ट्रक्चर जो है ज्यादा स्टेबल होगा तो वो क्या करेगा, प्रिजर्व और पास कर सकता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ज्यादा एक्यूरेटली एक जनरेशन से दूसरी दूसरी जनरेशन के पास। अगर स्ट्रक्चर ही उसका अच्छे से ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, अनस्टेबल सा होगा, कोई मतलब उसका कुछ बेसिकली फिर तो वो इन्फॉर्मेशन एक्यूरेटली पास नहीं कर पाएगा, कहीं पे भी वो ब्रस्ट आउट हो सकता है, कहीं पे भी जो है उसका एक्सप्लोजन हो सकता है, राइट। सो स्ट्रक्चरली ज्यादा स्टेबल होना चाहिए टू इंश्योर दैट टू इज क्रूशियल फॉर इवन प्रिजर्विंग एंड पासिंग ऑन जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यानी कि वी कैन से फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ये इसका रीजन है। क्लास 12 बायोलॉजी की बुक में पेज नंबर 87 पे ये आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर है ये उसी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हिस्टोन्स फ्रॉम द कोर पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम, मतलब कि कितने टाइप के हिस्टोन्स जो हैं वो एक न्यूक्लियोसोम के कोर पार्ट को, मेन पार्ट को बनाते हैं, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास है इसका थर्ड, यानी कि 4। देखो 4 टाइप के हिस्टोन जो हैं ऑर्गेनाइज होते हैं एक 8 मोलिक्यूल्स की यूनिट बनाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं क्या, दोबारा से लिख देती हूँ मैं इसके बारे में। 4 types of histones are organized to form a unit of 8 molecules called histone octamer, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए होता है वो इस पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड रैप्ट होता है, क्या बनाने के लिए, एक स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है न्यूक्लियोसोम। ये आ गया करेक्ट ऑप्शन। आपका पेज नंबर 83 जो है क्लास 12 बायोलॉजी की, वहां पे इससे रिलेटेड एक पैराग्राफ दे रखा है, पूरा पैराग्राफ दे रखा है विद डायग्राम। तो वहां पे आप इसको पढ़ोगे, वहां पे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों से रिलेटेड दे रखी है चीजें। पेज नंबर 83 ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी। ये कहां से, हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से ही है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डीकंपोजर्स आर मेनली, डीकंपोजर्स कैसे होते हैं ये पूछा गया है मेनली। करेक्ट ऑप्शन है फंगाई और बैक्टीरिया। ये होता है, देखो डीकंपोजर फंगाई और बैक्टीरिया होते हैं, बताने की क्या आवश्यकता, डीकंपोज कर देते हैं फंगाई और बैक्टीरिया, कोई भी जहाँ पे उसको मोइस्ट मतलब कि मोइस्ट पूरा अपना मिलता है, क्या मिलता है, एक
रीजन सा मिलता है, ठीक है, नमी वाला रीजन या टेम्परेचर हाई मिलता है जहाँ पे वहाँ पे फंगी और बैक्टीरिया उग जाती हैं, और वहाँ पे जो भी फूड मटेरियल होता है या कुछ भी होता है उसको क्या कर देते हैं, वो डीकम्पोज कर देते हैं। तो डीकम्पोजर्स मेनली फंगाई और बैक्टीरिया होते हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक में क्लास 12 की बायोलॉजी, क्लास 12 बायोलॉजी की एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 206 पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। ये एनसीईआरटी की लाइन है बेसिकली 206 पेज नंबर पे। नेक्स्ट एक एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो मेजर कंड्यूट होता है एनर्जी फ्लो का, मेजर कंड्यूट का मतलब जो मेजर सोर्स होता है फॉर एनर्जी फ्लो इज, वो कौन सा होता है? एक एक्वेटिक इकोसिस्टम में मेजर कंड्यूट फॉर एनर्जी फ्लो इज विच वन? करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ग्रेजिंग फूड चेन होती है, हमेशा याद रखोगे, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो GFC होता है ग्रेजिंग फूड चेन, वो मेजर कंड्यूट होती है एनर्जी फ्लो के लिए। देखो ये चीजें तो आपको याद रखनी है, पेज नंबर 210 ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी, वहां पे दे रखा है ये पैराग्राफ में। करेक्ट ऑर्डर जो करेक्ट ऑर्डर बताना ऑफ स्टेप्स इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स बताना है, क्या है? एक्सटेंशन सबसे पहले नहीं होती है, बिल्कुल नहीं। एक्सटेंशन जो है लास्ट में होती है। एनीलिंग नहीं होती पहले। डीनेचुरेशन ठीक है, एक्सटेंशन बिल्कुल गलत, लास्ट में होती है। डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन बिल्कुल ठीक है। थर्ड जो फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। देखो एक सिंगल पीसीआर एम्पलीफिकेशन की जो साइकिल होती है, यानी पीसीआर या पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन की जो साइकिल होती है, वो 3 बेसिक स्टेप्स को इन्वॉल्व करती है। सबसे पहला होता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या होता है, जो हीटिंग होती है, इसमें क्या होती है, हीटिंग ऑफ टारगेट डीएनए टू हाई टेम्परेचर। एक काफी हाई टेम्परेचर पे जो है टारगेट डीएनए को हीट प्रोवाइड की जाती है, रिजल्टिंग इन, जिसकी वजह से जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं उनमें सेपरेशन आ जाती है, सेपरेट हो जाते हैं, 2 स्ट्रैंड्स सेपरेट। क्या प्रोसेस, पहला स्टेप कौन सा है? डीनेचुरेशन, जिसमें कि जो टारगेट डीएनए होते हैं उसको एक हाई टेम्परेचर पे हीट प्रोवाइड की जाती है, ताकि जो 2 स्ट्रैंड्स है, वो ऑब्वियसली डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, वो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाती है। दूसरा प्रोसेस यहाँ पे हमारे पास होता है एनीलिंग का। इसमें क्या होता है, जो 2 ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स होते हैं वो एनील या हाइब्रिडाइज कर जाते हैं टू ईच टेम्पलेट। जो भी देखो डीएनए के टेम्पलेट होते हैं, ठीक है, 5 to 3, ये 3 to 5 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे वो बेसिक अपना जो है क्या कर लेंगे, जैसे ये 3 to 5 डैश होगा, ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री 5 to 3, ये ऐसे जो है नील कर लेते हैं, यानी कि हाइब्रिडाइज कर लेते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, टू ईच सिंगल टेम्पलेट डीएनए। ये हो गया। और एक्सटेंशन, एक्सटेंशन में क्या होता है, जो टैग डीएनए, एक टैग डीएनए पॉलीमरेज होता है, ये पॉलीमरेज सिंथेसाइजेशन होता है डीएनए के डीएनए में बिटवीन प्राइमर्स और प्राइमर। ये जो प्राइमर बने हैं इनके बीच में ये होता है, प्राइमर्स एक्सटेंड टुवर्ड ईच अदर सो दैट, मतलब कि ये पूरा एक्सटेंड होके एक पूरा स्टैंड बना लेते हैं। आप तो बिल्कुल प्राइमर्स छोटे छोटे रीजन में है, या फिर पूरा एकदम से एक्सटेंड हो जाते हैं। सेगमेंट लाइंग बिटवीन द 2 इज कॉपीड, और इनके बीच में जो भी सेगमेंट होता है वो सारा कॉपी होता चला जाता है। ये होता है हमारा पीसीआर पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन। अच्छे से समझना तो मैं आपको बता देती हूँ कहाँ पे, आप इसको पूरा पैराग्राफ दे रखे हैं एनसीईआरटी की बुक में, क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी पेज नंबर 172 पे आप इसको चेक कर सकते हो, पेज नंबर, ठीक है, वहां पे अच्छे से पूरा लिख के आपको दे रखा है। नेक्स्ट है प्लाज्मिड्स यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकॉज दे आर, ऐसे कौन सी जो है कैरेक्टरिस्टिक जो प्लाज्मा एग्जिबिट करता है जिसकी वजह से उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इजीली अवेलेबल नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इजीली अवेलेबल हो सकते हैं, बहुत सारे वेक्टर। एबल टू इंटीग्रेट विद होस्ट क्रोमोसोम नहीं, एबल टू बिल्कुल ठीक है, थर्ड ऑप्शन ठीक है। ये ऑटोनोमियसली रेप्लिकेट हो सकता है। देखो प्लाज्मिड जो है वो रेप्लिकेट होते हैं बिना किसी मेन जीनोम के, मतलब कि उन्हें ऐसा नहीं है कि किसी मेन जीनोम की रिक्वायरमेंट होगी क्या करने के लिए, रेप्लिकेट करने के लिए। प्लाज्मिड जो होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, एंड देयर इज नो इंटीग्रेशन, और होस्ट क्रोमोसोम के साथ उसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, यानी कि कोई उसका जो है वो नहीं होता, क्या बोलते हैं, उसकी नीड, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये खुद से ही ऑटोनोमियसली, मतलब कि जो खुद से ही रेप्लिकेट हो सके। तो प्लाज्मा ये कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट करता है, जिसकी वजह से जो है उसका एक जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जेनेटिक इंजीनियरिंग में उसका यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग जेस्टेशन पीरियड इन नॉर्मल प्रेगनेंसी में, जेस्टेशन पीरियड के रिगार्डिंग कौन सा यहाँ पे हमारे पास करेक्ट होगा।
जेस्टेशन पीरियड कौन सा होता है? डिलीवरी का। आईलिड सेपरेट एंड आईलैशेस आर फॉर्म्ड, बिल्कुल ठीक है फर्स्ट ऑप्शन। देखो ड्यूरिंग जेस्टेशन पीरियड एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में इन गिवन ऑप्शन इवेंट वुड बी सेपरेशन ऑफ आईलिड एंड फॉर्मेशन, इवेंट की बात करी गई थी यहाँ पे। इवेंट, ध्यान से क्वेश्चन समझना था, यहाँ पे इवेंट की बात करी गई थी। क्या सिक्रेशन ऑक्सीटोसिन का मेमरी ग्लैंड से, विगरियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, ये कोई इवेंट थोड़ी हो रहा है, राइट। ये न्यूरो एंडोक्राइन जो है इवेंट सिस्टम था, उसके रिगार्डिंग हो रहा है। इसको हम बोलते हैं अपना फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स वगैरह भी बोला जाता है उसको। तो इवेंट तो हमारे पास एक ही था ना, ये कि आईलिड्स जो होती हैं उसकी फीटस की, और जो आईलैशेस होती हैं, आईलिड्स तो सेपरेट हो जाती है और आईलैशेस फॉर्म हो जाते हैं। ये इवेंट होता है जेस्टेशन पीरियड के दौरान नॉर्मल प्रेगनेंसी में। ये जो होता है ये कब? डिलीवरी के टाइम पे होता है, ठीक है। जेस्टेशन पीरियड की बात करी गई है, यानी कि इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ये यहाँ पे पार्चुरेशन की बात नहीं की। पार्चुरेशन पीरियड आता तो हमारे पास ये करेक्ट था। पार्चुरेशन होता है कि, और लैक्टेशन पीरियड होता है जब बेबी को फीड किया जाता है, एक मदर फीड करती है, ठीक है। इनिशियल 6 महीने का टाइम होता है। और पार्चुरेशन पीरियड होता है जब उसका बिल्कुल डिलीवरी का टाइम आ जाता है, ठीक है, किसी फीमेल का। जेस्टेशन पीरियड होता है जो ये पूरा प्रेगनेंसी का एक दौर चलता है, ठीक है, 1st मंथ टू 9th मंथ, जो भी फ्री इवेंट होते हैं बच्चे में, फीटस में चेंजेस आते हैं, मदर में जो भी चेंजेस आते हैं, उसको हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका क्या है? फर्स्ट होगा। पेज नंबर 42 जो है क्लास 12th बायोलॉजी का, वहां पे आप चेक कर सकते हो इसको। नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन यूजुअली अकर्स है। जो इम्प्लांटेशन होता है वो यूजुअली कहाँ पे होता है, किन में होता है? करेक्ट ऑप्शन है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के दौरान होता है। देखो इम्प्लांटेशन यूजुअली अकर्स इन यूट्रस में होता है, इन एट ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। क्लास 12th बायोलॉजी का पेज नंबर 38 पे चेक कर सकते हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, उस चैप्टर में आपके पास ये दे रखा है पूरा। तो पेज नंबर 38 पे ये इन्फॉर्मेशन है इससे रिगार्डिंग। इम्प्लांटेशन यूजुअली जो है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में होती है इन यूट्रस, यूट्रस के अंदर। नेक्स्ट जो अर्ली डिटेक्शन होता है डिसीज का, इज नॉट पॉसिबल बाय परफॉर्मिंग, मतलब कि इनमें से कोई सा एक ऐसा है जिसके जरिए हम किसी भी बीमारी का अर्ली डिटेक्टेशन नहीं कर पाते। करेक्ट ऑप्शन है यूरिन, ऑप्शन है यूरिन एनालिसिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आरडीटी, पीसीआर, एलिसा, इन सभी के थ्रू जो है किसी भी डिसीज का अर्ली डिटेक्शन हो जाता है, यूरिन एनालिसिस के थ्रू नहीं होता। देखो यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस, जैसे कि सीरम या फिर यूरिन का एनालिसिस किया जाता है, अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो होती है उसमें जो पीसीआर यानी पोलिमरेज चेन रिएक्शन, और जो एलिसा यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे, ये कुछ टेक्निक ऐसी होती हैं जो अर्ली डायग्नोसिस के प्रोसेस को सर्व करती है। इसकी आपसे कई बार जो है एब्रीवेशन भी पूछी जा सकती है, यानी कि फुल फॉर्म। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एंजाइम linked immunosorbent assay are some of the technique that serve the purpose of early diagnosis. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी अप्रोक्सीमेट वराइटीज ऑफ राइस आर प्रेजेंट, कितनी अप्रोक्सीमेट वराइटीज राइस की इंडिया में प्रेजेंट है, ये पूछा गया है। करेक्ट ऑप्शन है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 2 लाख, अराउंड 2 लाख। देखो देर आर एन एस्टिमेटेड 2 लाख वराइटीज ऑफ राइस इन इंडिया अलोन, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में इतनी वराइटीज है राइस की। जो डाइवर्सिटी होती है राइस की इन इंडिया में इज वन ऑफ द हाईएस्ट, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में जो है हाईएस्ट वराइटी है राइस की इंडिया में। बासमती राइस जो होता है इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स, बासमती राइस की आपको पता है, आपने बहुत सुना भी, बहुत पॉपुलर है जो बासमती राइस होता है। वो यूनिक क्यों है? उसके यूनिक अरोमा के कारण, जो स्मेल होती है और उसका फ्लेवर जो होता है, इस वजह से उसको बिल्कुल डिस्टिंक्ट माना जाता है। और 27 डॉक्यूमेंटेड वराइटीज की बात करी जाती है, डॉक्यूमेंटेड यानी कि पूरे जो ऑफिशियल, ठीक है। तो हमारे पास क्या होती है 27 डॉक्यूमेंटेड वराइटीज किसकी? बासमती राइस की, सिर्फ 27 डॉक्यूमेंटेड वराइटीज तो बासमती राइस की नोन है इंडिया में, मतलब कि उगाई जाती है बासमती राइस की, ग्रोन इन इंडिया। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 2 लाख आएगा। और इसी के साथ जो है हमारे
PYQs इसके फिनिश हो गए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे समझ भी आए होंगे। मैंने आपको साथ साथ सोर्स भी बताया कि आप कहाँ पे जाके उसको चेक कर सकते हो साथ के साथ टॉपिक को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।